हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डाइक्रोमेट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अपने सिलेबस की 4th यूनिट को स्टार्ट किया था, जो थी रिडॉक्स टाइट्रेशंस। उसके कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसी का एक टॉपिक है डाइक्रोमेट्री, जो कि एक तरीके का रिडॉक्स टाइट्रेशन का टाइप है। इसको आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एंड इसकी क्या क्या अप्लीकेशंस हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं डाइक्रोमेट्री के बारे में। ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशंस के टाइप्स हैं, उनको उनमें यूटिलाइज किए जाने वाले केमिकल्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसे ही डाइक्रोमेट्री, देखो डाइक्रोमेट्री मैंने आपको एक और फंडा समझाया था कि किसी भी वर्ड को आप ब्रेक करके टू मीनिंगफुल वर्ड्स में तोड़ना सीख लीजिए, आपके लिए आधी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी डाइक्रोमेट्री को अगर आप 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन कीजिए, किस किस में टूटेगा ये? एक तो डाइक्रो में टूटेगा एंड दूसरा किस में टूटेगा? मेट्री में। तो मैंने आपको बताया था कि मेट्री का मतलब क्या होता है एंड डाइक्रो का भी मतलब बताया था। जब आपको इंट्रोडक्टरी सेशन ले रहा था तो सब कुछ बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर डाइक्रो का मतलब हो जाएगा डाइक्रोमेट, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट कहें या टाइट्रेशन कहें, दोनों दोनों के लिए जो फिनोमिना है वो सेम सेम इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जहाँ पे टाइट्रेशन डाइक्रोमेट के बेसिस पे हो, जहाँ पे टाइट्रेशन डाइक्रोमेट के थ्रू हो या बेसिस पे हो या डाइक्रोमेट के यूटिलाइजेशन से हो, तो वो पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? डाइक्रोमेट्री। ओके, तो पहली लाइन में मैंने यही चीज़ लिख रखी है, दीज आर टाइट्रेशंस इन विच पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ओके, अब देखो होता क्या है जनरली, जितने भी डाइक्रोमेट्री के टाइट्रेशंस होते हैं उनमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक एसिडिक कंडीशन में यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। ऑलराइट भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। तो एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम लोग एसिडिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में क्यों यूटिलाइज करते हैं? इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ऑलराइट, अब ये जो इस एसिडिक मीडियम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? इसमें यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूटेड H2SO4 का। ऑलराइट, अब ये भी आप बताइएगा मुझे कि डाइल्यूटेड H2SO4 ही क्यों लेते हैं, इसका भी रीज़न आप बताइएगा। नहीं आता तो मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट डाउट सेशन जब होगा तो उसमें आपको आना पड़ेगा पूछने के लिए। ऑलराइट, तो ये भी चीज़ आप बताइएगा। जो भी हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, एसिडिक मीडियम मेंटेन करते हैं, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू मेंटेन करते हैं। ओके, ये जो डाइक्रोमेट्री होता है ये एक तरीके का हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, ये हमारे थर्ड लाइन का मतलब है। ओके, अब देखो जनरली, अब ये पूरा का पूरा एक होल प्रिंसिपल है, एक होल फिनोमिना है, एक इंट्रोडक्शन है किसका? डाइक्रोमेट्री का। अब डाइक्रोमेट्री होती क्या है जनरली? जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट आयंस को यूटिलाइज किया जाए किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, वो प्रोसेस हमारी डाइक्रोमेट्री कहलाएगी। उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे उसको हम लोग, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे उसको हम लोग एसिडिक मीडियम में लेंगे, एक ये कंडीशन आ गई, है ना। और एक ये किस तरीके का टाइट्रेशन है? एक तरीके का डायरेक्ट टाइट्रेशन है, ठीक है। अब ये किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है? ये जनरली यूटिलाइज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट्स एंड आयोडाइड्स के। ओके, जो भी हमारे फेरस साल्ट्स होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, ओके, या आयोडाइड्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके एस्टिमेशन के लिए हम लोग डाइक्रोमेट्री को यूटिलाइज करते हैं। ऑलराइट, ओके, सो आगे देखते हैं, इसकी हाफ रिएक्शन को भी देखेंगे। देखो, हाफ रिएक्शन को देखते हैं पहले, फिर जाके हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखो, यहाँ पे हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? हाफ रिएक्शन बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था, सर ये हाफ रिएक्शन क्या है? फुल रिएक्शन तो कहीं देखने को नहीं मिलती है, हाफ रिएक्शन बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है। देखो, हाफ रिएक्शन का मतलब ये है
कि यहाँ पे इस रिएक्शन में केवल और केवल या तो आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा या तो आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो जहां पे केवल और केवल रिडक्शन देखने को मिले वो भी आपको क्या कहलाएगी, हाफ रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में केवल और केवल ऑक्सीडेशन देखने को मिले वो आपकी क्या कहलाएगी, हाफ रिएक्शन। बट जहां पे दोनों चीजें देखने को मिले, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वो कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे आपको फुल रिएक्शन लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये हाफ रिएक्शन है, ठीक है, किसकी, हमारे डाइक्रोमेट की। डाइक्रोमेट के बेसिस पे तो टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले डाइक्रोमेट एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जाहिर सी बात है खुद रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है कि ये कैसे रिड्यूस हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, डाइक्रोमेट के, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वहां से जिस एनालाइट को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे वहां से आए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये डाइक्रोमेट क्या करेगा, गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स की अमाउंट भी होगी। आपने पढ़ा हुआ होगा कि जितने भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जब वहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट तो सफिशिएंट हो ही जाएगी क्योंकि मीडियम हमारा एसिडिक है। तो ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो बनाएंगे क्या, क्रोमिक आयंस में कन्वर्ट होंगे, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा। ओके, फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, तो ये हमारी एक हाफ रिएक्शन का प्रोसेस होगा, या जो कि ये रिएक्शन हमारी किस टाइप की होगी, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी। ओके, ये हमारी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ऑलराइट, सो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। ओके, सो प्रिंसिपल से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंडिकेटर्स पे, सॉरी। तो इंडिकेटर जनरली जनरली देखो क्या होता है, एक दिमाग में एक आइडिया बना के रखो कि कोई सा भी अगर हम टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इंडिकेटर तो यूज होना ही होना है ना, बशर्ते वो किस टाइप का इंडिकेटर है वो डिपेंड कर सकता है। बाकी इंडिकेटर तो आपको यूज करना ही करना है जिससे आप एंड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जनरली जब हम लोग फेरस आयंस को, जनरली मैंने आपको अभी बताया था इंट्रोडक्शन में कि फेरस साल्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस तरीके के टाइट्रेशंस को यूटिलाइज करते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग फेरस आयंस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में टाइट्रेट करते हैं तो स्पेशली 3 तरीके के हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं, दीज 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि यही तीनों यूज़ किए जाते हैं, इनके अलावा और भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को ले रखा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कलर ले रखा है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करेंगे, कौन कौन से हैं, डाइफेनाइलामीन, डाइफेनाइल बेंजीडीन, डाइफेनाइलामीन सल्फोनेट, ठीक है। इनको जब हम यूज़ करेंगे तो जब टाइट्रेशन करेंगे हम लोग Fe2+ से, फेरस आयन से, ठीक है, K2Cr2 के साथ में। ऑलराइट, तो जब टाइट्रेशन करेंगे तो इनके इनके बीच की जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो होगा क्या, हमारा जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो ग्रीन से वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि आखिर ये कैसे कन्वर्ट होंगे कलर, आखिर रीज़न क्या है इसके इसके पीछे, वो मैं अभी इंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन हमारा ग्रीनिश है, ये आखिर ग्रीन है क्यों, ये भी तो रीज़न पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अगर हम एक बीकर में साफ पानी ले लें, वाटर ले लें, डिस्टिल्ड वाटर ले लें, उसमें हम लोग क्या करें, फेरस आयंस को यहाँ पे डिजॉल्व कर दें इसके अंदर। ऑलराइट, अगर हम फेरस आयंस को इसके अंदर डिजॉल्व करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले रखा है, फेरस सल्फेट टाइट्रेशन के लिए। और जब फेरस सल्फेट ले रखा है तो जाहिर सी बात है इसका कलर हमारा कैसा होगा, उसके अंदर फेरस आयंस होंगे तो इसका कलर कैसा होगा, हमारा ग्रीन कलर होगा। बट इसको जब टाइट्रेट करेंगे तो अगर हम ये 3 इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं तो हमारा कलर इस ग्रीन से वॉयलेट में चेंज हो जाएगा।
ओके, तो ये एक जनरल फिनोमिना है इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो हम लोग अपने इस टाइट्रेशन में यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रिंसिपल पे कि आखिर प्रिंसिपल हमारा किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा डिटेल्स में ही समझेंगे। प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है कि एक छोटा सा, ये कुछ एडवांटेजेस आपको मैंने वीडियो के बीच में डाल रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़िएगा, इसमें ऐसा कोई डिस्कस करने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे एक ही चीज़ डिस्कस करने वाली है कि एक हमारा बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। ये उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन जहाँ पे भी केमिकल सिंथेसिस की बात की जाती है, केमिकल रिएक्शंस की बात की जाती है, तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। रीज़न ये है कि ये काफ़ी प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसकी प्योरिटी इतनी इस लेवल की नहीं होती है जितना हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट की होती है। ऑलराइट, प्लस स्टेबिलिटी भी एक फैक्टर करती है, एक फैक्टर फैक्टर अटेम्प्ट करती है। अब देखो स्टेबिलिटी के केस में क्या क्या होता है कि अगर हम डाइक्रोमेट को किसी एक सॉल्यूशन में डिजॉल्व करके रख दें तो वो लॉन्ग लाइफ चलता है, मीन्स कि काफ़ी दिन तक चलता है। लॉन्ग लाइफ इन द सेंस कि काफ़ी दिन तक चलता है, उसको हम लोग स्टोरेज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ना तो सनलाइट का असर पड़ता है और ये जनरली जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर स्टे कर जाता है। ओके, बट अगर अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो उनको प्रॉपर रख रखाव की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो इसलिए उनसे ये फार बेटर है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको आप पढ़िएगा, अपने अपने आप से इसको समझिएगा। ओके, सो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है एक सिंपल सी लैंग्वेज में वर्किंग किसी चीज़ की, कि वो किस कैसे वर्क करता है, कोई कोई भी मेथड है, उस वो मेथड किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन सी वर्किंग पे बेस्ड है, बस ये होता है जनरली। ठीक है, तो देखो जनरली जो हमारा डाइक्रोमेट्री होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइक्रोमेट के साथ में फेरस आयंस को डिटरमाइन करते हैं। ओके, फेरस आयंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज दैट कि हमको फेरस सल्फेट को डिटरमाइन करना है, फेरस सल्फेट एज अ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे किसी सॉल्यूशन में अवेलेबल है, उसको हमको डिटरमाइन करना है, तो उसके साथ में हमको क्या लेना पड़ेगा, उसके साथ में फेरस अमोनियम सल्फेट लेना होगा। ऑलराइट, फेरस अमोनियम सल्फेट लेना होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ में फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग मोहर साल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। कुछ एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और मैं भी जब टेस्ट लूंगा तो आपको दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि किसको मोहर साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट को हम लोग मोहर साल्ट के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो एक कॉनिकल फ्लास्क में हमने ले रखा है क्या, फेरस सल्फेट, और साथ में ऐड क्या कर रखा है हमने, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ओके, इसको ले रखा है क्योंकि हम देखो किस लिए ले रखा है, जनरली जब भी हम लोग साल्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये समझ लो एक तरीके से वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हमारी होती क्या है, ये साल्ट ऐड करने का मेन कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम लोग मेथड को समझते हैं। तो हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क में फेरस सल्फेट को ले लिया एज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, इसको टाइट्रेट करेंगे हम लोग किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा किस में होगा, एसिडिक मीडियम में, इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ओके, ये क्या है, ये एक तरीके का भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स कि ये खुद में रिड्यूस होगा, मतलब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन में जा करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, कौन, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होगा। ऑलराइट, वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, एंड ये बहुत जल्दी रिड्यूस कर देगा किसको, फेरस आयंस को, बहुत जल्दी रिड्यूस करता है रैपिडली। ठीक है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मतलब जो रूम टेम्परेचर हमारा जनरली होता है 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, उसी पे उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही होंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि आखिर ये ऐसा क्यों होगा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस होल प्रोसेस में हम लोग जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं,
यहाँ पे इंडिकेटर जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं एन फेनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। ओके, एन फेनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। अब देखो मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स की कहानी आपको बताता हूँ सिंपल सी। इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं तो ये इंडिकेटर्स लास्ट में जा करके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। जब भी इंड पॉइंट आता है तो इंड पॉइंट आते ही ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो अभी तक क्या है, हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, तो कोनिकल फ्लास्क में फेरस सल्फेट प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फेरस आयंस प्रेजेंट होंगे। ओके, अब फेरस आयंस जो हैं हमारे, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसमें हमने इस एन फेनाइल एंथ्रानिलिक एसिड को डाल रखा है, ठीक है। तो फेरस आयंस अभी ये तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो ये और ये क्या है, ये एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो दोनों तो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं अभी। इसको पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट होना होगा, तब तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तभी हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सॉल्यूशन में जो हमारे फेरस आयंस प्रेजेंट होते हैं, फेरस आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अगर एक भी प्रेजेंट होगा हमारी इस कोनिकल फ्लास्क में तो ये रिएक्शन नहीं कैरी कर पाता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। जब सारे के सारे फेरस आयंस, भाई K2Cr2O7 क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इट मीन्स कि इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑलराइट, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ के बढ़ जाएगा कहाँ पे, Fe3+ पे, ये 2 से 3 की तरफ बढ़ जाएगा। जब 2 से 3 की तरफ बढ़ जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक आयंस में, और जब ये फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा हमारी इस रिएक्शन में जब सारे के सारे जो फेरस आयंस होंगे वो फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ओके, एंड उसी स्टेप पे एंथ्रानिलिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एन फेनाइल एंथ्रानिलिक एसिड एज एन इंडिकेटर हमने यूटिलाइज किया है, ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैसा वर्क करेगा, अब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क है, क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसलिए अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जैसे इसको ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करेगा वैसे ही तुरंत रिएक्शन में हमको क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा। अब वो कलर कैसे चेंज होगा, वो कलर चेंज होगा हमारा, पहले सॉल्यूशन होगा हमारा ग्रीन। ओके, ये ग्रीन से कन्वर्ट कलर जो है कि हमारा चेंज हो जाएगा पर्पल में। ओके, ग्रीन से पर्पल में। ऑलराइट, तो आगे की जो स्लाइड्स में मैंने डाल रखा है वो यही चीज़ डाल रखी है कि इंडिकेटर इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड एज लॉन्ग एज फेरस आयंस आर देयर इन द सॉल्यूशन। ओके, तो एक भी अगर फेरस आयन प्रेजेंट होगा हमारे उस सॉल्यूशन में तो हमारा इंडिकेटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे ही सारे के सारे आयंस हमारे आयोनाइज्ड हो, सॉरी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो तुरंत हमारा जो इंडिकेटर है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा एंड कलर शो कर देगा। ओके, तो वहाँ पे हमको जो कलर देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ग्रीन टू पर्पल। ऑलराइट, सो आई थिंक मैंने हर एक चीज़ को कवर कर लिया है। अगर किसी को भी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, कीप वॉचिंग। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड जल्दी ही हम लोग सिलेबस बाइंड अप करके अपनी नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे। ओके, सो थैंक्स टू ऑल वंस अगेन।